नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब बसंत भाग 2 का पाठ 15वां पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है नीलकंठ। बच्चों, ये पाठ एक कहानी है। लेखिका ने ये कहानी लिखी है और इस पाठ की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। इनका जन्म सबसे पहले मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताऊंगी। इनका जन्म 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुई। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी वर्मा था और इनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था और इन्हें पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से नवाजा गया। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं रश्मि, निहार, निर्जा, यामा, शांति गीत, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया, दीप शिखा आदि। बच्चों, महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक मानी जाती हैं और आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने हमेशा स्वतंत्रता सेनानी और महिलाओं के अधिकारों के लड़ने वाली महान अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना सहयोग दिया और इनकी जो रचनाएं हैं वो आधुनिक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। नीलकंठ। बच्चों, इस कहानी में हम मोर और मोरनी के बारे में पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा एक बार अपने घर आए अतिथियों को स्टेशन पर छोड़कर वापस घर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें चिड़िया वाले की दुकान दिखाई देती है। तो वो उस चिड़िया वाले की दुकान पर रुकती है और वहाँ जाती है तो चिड़िया वाले की दुकान पर आज किसी ने 2 मोर के छोटे बच्चे छोड़े थे। जो चिड़िया मारने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने मोर के बच्चों को छोड़ा। तो जब मोर के बच्चों को छोड़ा तो उस चिड़िया वाले ने कहा, चिड़िया की दुकान वाले ने कहा कि आइए बहन जी, हमारे यहाँ आज 2 मोर के बच्चे आए हैं। बहुत सारे लोग आए थे मेरे यहाँ मोर खरीदने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, इन मोरों को मार देते हैं और उनके पंजों से दवाई बनाते हैं। लेकिन मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इंसानियत है, कैसे इन 2 छोटे मासूम बच्चों को मारने के लिए उन्हें दे देता। इसलिए मैंने इन दोनों बच्चों को आपके लिए रखा कि आप आएगी और इन्हें जरूर खरीद कर ले जाएगी। इस प्रकार लेखिका ने 35 रुपए में इन दोनों मोर के बच्चों को खरीदा। वो घर लेकर आई तो सभी घर वालों ने उनसे कहा कि ये मोर के बच्चे नहीं लगते, ये तो तीतर के बच्चे हैं। लेकिन लेखिका ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक बार लेखिका ऐसे ही ठगी गई थी। कुछ चिड़िया के बच्चों को वो लेके आई थी, लेकिन वो चिड़िया के बच्चे ना निकल कर किसी और के ही बच्चे थे। तो इस प्रकार से घर वालों को उनकी कमजोरी पता चल गई थी और जब भी वो कोई चिड़िया का बच्चा या कोई भी पक्षी लेकर आती थी खरीद कर, तो वो सब घर वाले उन्हें चिढ़ाते रहते थे। इस प्रकार से लेखिका उन बच्चों को घर लेकर आती हैं तो अपने कमरे में उनका पिंजरा रखती हैं, क्योंकि उसे पता है कि उनकी जो एक बिल्ली है जिसका नाम चित्रा है, वो उन्हें खा जाएगी। तो उन्हें बचाने के लिए, वैसे तो वो घर में चूहों को भी नहीं खाती है, लेकिन वो उसे इस बात का डर था कि दोनों बच्चे नए हैं और क्या पता नए बच्चों को देखकर वो बिल्ली उसे खा जाए। इसलिए लेखिका ने उन दोनों बच्चों के पिंजरे को अपने कमरे में रखा। पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। दोनों मोर के बच्चे कमरे में इधर उधर दौड़ने लगे। आखिर में जहाँ लेखिका ने अपनी सारी रद्दी रखी हुई थी, वहां पर उन दोनों मोर के बच्चों ने अपना बसेरा बसा लिया। कुछ दिनों में दोनों बच्चे बड़े हो गए और पक्षी, जहाँ पर सभी पक्षियों का पिंजरा था, बड़ा पिंजरा था, वहां पर उस पिंजरे में पक्षी भी थे, कुछ जानवर, पक्षी, पशु पक्षी सब थे, जैसे खरगोश के बच्चे, कबूतर, तोता, मैना, सब उस चिड़िया, सब उस पिंजरे में रहते थे। तो दोनों मोर के बच्चे भी बड़े हो गए धीरे धीरे और उन दोनों को भी उसी पिंजरे में रख दिया गया। जैसे ही इन दोनों को उस पिंजरे में रखा गया तो कबूतर भी करते हुए उसका चक्कर लगाने लगे, उन दोनों का चक्कर लगाने लगे। कबूतर ने नाचना छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया, गुटरगू करने लगे और खरगोश उनको एकटक देखने लगे और खरगोश के जो छोटे बच्चे थे वो उन्हें देखकर उछल कूद मचाने लगे, उनके आसपास मंडराने लगे और उनके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। इस प्रकार से तोता अपनी एक आंख बंद करके एक आंख खुली रखकर उसे भली भांति देख रहा था कि वास्तव में ये मोर के बच्चे हैं या कोई और। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी बच्चे बड़े होने लगे और जो खरगोश के बड़े बच्चे थे वो भी धीरे-धीरे बड़े होने लगे और मोर और मोरनी भी बड़े होने लगे।
रूप, रंग, चाल, ढाल सब मोरों जैसा होने लगा। इस तरह से जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़े होने लगे तो उनका रूप, रंग, चाल, ढाल सब मोर जैसा ही होने लगा। इस प्रकार लेखिका बताती हैं कि जब मोर बड़ा होने लगा तो उसकी जो आँखें थी वो इंद्रनी की नीलाभ द्युति यानी इंद्रधनुष जैसे उसके अंदर इंद्रधनुष जैसे उसके अंदर झाई पड़ रही थी, झाँकी दिखाई दे रही थी और उसकी जो आँखें थी बिल्कुल नीले रंग की दिखाई दे रही थी। उसकी जो गर्दन थी वो नीली, हरी और बिल्कुल नीली हरी भंगिमा के समान धूप-चाही दिखाई देने लगी थी। इस प्रकार उसकी पूँछ भी लंबी हो गई और पूँछ भी लंबी हुई तो उसमें पंख भी बड़े-बड़े होने लगे और पंख भी इंद्रधनुष रंग के समान चमकने लगे। उसकी वह अपनी गर्दन को ऊँची करके देखता रहता था और गर्दन को वापस नीची करके उस दाना चुगता था, पानी पीता था और टेढ़ी कर अपनी गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनता रहता था। अनेक प्रकार की क्रियाएँ करता रहता था। इस प्रकार से लेखिका उसे देखकर बहुत खुश होती थी। जैसे ही मोर का विकास हुआ था, वैसे ही मोरनी का भी विकास होने लगा। मोरनी भी बड़ी हो गई, लेकिन मोरनी के पंख बड़े नहीं हुए। वो इतनी सुंदर नहीं दिखाई देती थी, जितना सुंदर मोर दिखाई देता था, लेकिन वह भी बहुत ही अच्छी तरह से मतलब उसका भी जो सौंदर्य था, वो निखर आया था। अब लेखिका बताती हैं कि नीलकंठ चिड़ियाघर के निवासी जंतुओं का सेनापति बन गया था और धीरे-धीरे वह सबका ख़्याल भी रखने लगा था। तो जैसे ही सवेरा होता था तो सब पक्षी पिंजरे से बाहर आ जाते थे, खरगोश भी बाहर आ जाते थे और खरगोश, कबूतर और सब एक जगह एकत्रित हो जाते थे। जब उन्हें दाना दिया जाता था तो मोर सबका घूम-घूम कर ध्यान रखता था कि कौन दाना खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है और कोई अगर गड़बड़ी करता था, कोई पक्षी गड़बड़ी करता था, कोई भी खरगोश या पक्षी गड़बड़ी करता तो वो उन्हें डाँटता भी था, अपनी चोंचों से उन पर प्रहार भी करता था। इस प्रकार से उन्हें दंड भी देता था, सज़ा भी देता था। तो वो खरगोश के बच्चे बहुत बदमाश थे, बहुत मस्ती करते थे, तो वह उन्हें क्या करता था अपनी पैनी चोंच से उठाकर दबाए रखता था। जब तक खरगोश का बच्चा रोने नहीं लगता था तब तक उसे दबाए रखता था। जिस तरह से वो सबको सज़ा देता था उसी तरह से उन सबसे प्रेम भी करता था और सभी पशु-पक्षी भी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। प्राय वह मिट्टी में और मोर अपनी पंखों को मिट्टी में फैलाकर लेट कर सो जाता था। उसकी जो पूँछ थी वो बहुत लंबी थी तो उसकी पूँछ की छाँव में भी सारे जो छोटे-छोटे पक्षी थे वो उसकी पूँछ की छाँव में जाकर बैठ जाते थे। कोई उसकी पूँछ पर उछल-कूद करते थे तो कोई उसके नीचे जाकर बैठ जाते थे। एक दिन क्या हुआ उसी पिंजरे की जाली के अंदर से होता हुआ एक बड़ा साँप पिंजरे में घुस गया। तो सभी पशु-पक्षी जो थे वो डर कर एक एक जगह इकट्ठे हो गए और एक खरगोश का छोटा बच्चा जो था वो वहीं रह गया और साँप ने उस खरगोश के बच्चे को अपने पंजे में, अपने मुख में, अपने फन में उसको दबा दिया। जैसे ही दबाया तो मोर पेड़ पर कहीं सोया हुआ था तो मोर को उस वो चीं-चीं की आवाज़ कर रहा था खरगोश, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई, आवाज़ बहुत धीरे आ रही थी, मतलब ज़्यादा किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन मोर जो था वो सजग प्राणी था और उसे दूर से भी किसी की आवाज़ जल्दी सुनाई देती थी। तो वह उसने जैसे ही उसको चीं-चीं की आवाज़ बहुत बारीक सुनाई दी तो वो पेड़ से सर से करके नीचे उतरा और नीचे उतरकर तुरंत भागा और उसने देखा कि साँप ने खरगोश के बच्चे को अपने फन में दबा के रखा है। तो उसने सोचा कि अगर मैं उसके फन पर प्रहार करूँगा अपनी चोंच से, तो खरगोश पूरी तरह से घायल हो जाएगा। तो उसने जहाँ उसका फन था, फन के पास ही साँप को अपनी चोंच में दबा दिया। तो जैसे साँप को उसने चोंच में दबाया तो साँप मतलब कमज़ोर होने लगा, धीमा पड़ने लगा और उसका जो फन था वो धीरे-धीरे खुलने लगा और खरगोश का बच्चा उससे छूट गया। जैसे ही खरगोश का बच्चा छूट गया तो वो भाग नहीं सका, वो वहीं पड़ा रहा क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, घायल अवस्था में आ चुका था। तो मोर ने पहले तो क्या किया अपनी चोंच से बहुत प्रहार किया उस सांप पर तो सांप के 2 टुकड़े हो गए, सांप वहीं मर जाता है और खरगोश के बच्चे को पूरी रात अपने पंखों के नीचे अपनी उष्णता यानी अपने पंखों की गर्मी उसे देता रहा जिससे खरगोश का बच्चा ठीक हो गया। इस प्रकार से लेखिका बताती है कि नीलकंठ की जो जाति विशेषता हमने सुनी थी कि मोर किस तरह का प्राणी है, वह मतलब साँप को देखते ही नहीं छोड़ता है, वो मार देता है। तो जो हमने उसकी जाति के अनुसार जो उसकी विशेषताएँ सुनी थी, आज उसने उसका मानवीकरण भी कर दिया था। आज उसकी जो विशेषताएँ थी, वो सार्थक हो उठी हमारे सामने। लेखिका बताती है कि एक दिन जब उसके घर पे कोई विदेशी मेहमान आए थे, तो वो उन सभी पक्षियों को देखते थे, उसमें मोर को देखकर सभी बहुत खुश होते थे और मोर की प्रशंसा भी करते थे और जो विदेशी महिलाएँ थीं, वो तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन यानी एक सज्जन पुरुष के नाम से पुकारती थीं।
इस प्रकार से लेखिका बताती है कि एक दिन वह किसी काम से बाहर गई थी, तो वो जब जैसे ही वापस आ रही थी तो उसकी नज़र वापस चिड़िया पालने वाले की दुकान पर पड़ी, तो वह उस दिन वहाँ गई। तो चिड़िया पालने वाले ने कहा कि देखो बहन जी, आज मेरे यहाँ पर एक मोरनी लाई गई है जो जिसका एक पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका है। लेकिन अब इसको बेचूँगा भी तो कोई इसको खरीदेगा नहीं, और फिर ठीक है मैं अपने पास रखूँगा और आप भी इसे खरीदेंगे नहीं। लेकिन लेखिका को उसके पंजे को देखकर दया आ गई, तो लेखिका ने उसे ₹7 देकर खरीद लिया। अब लेखिका उसे अपने घर लेकर गई, उसके कमरे में उसको रखा, कमरे में 1 महीने तक उसको अलग रखा, उसका इलाज किया, उसके पंजे पर रोज़ दवाई मरहम-पट्टी लगाती थी, उसका इलाज किया। इस प्रकार से उसका पैर जल्दी ही ठीक हो गया। अंगुलियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई रह गई, ठीक सीधी तो नहीं हुई, मुड़ी हुई रह गई, ठूँठ के समान उसका एक पैर बन गया। लेकिन उसका नाम कुब्जा रखा था, और जब उसका नाम कुब्जा रखा तो नाम के अनुसार ही वह व्यवहार भी करती थी। वह नीलकंठ और राधा, जो मोरनी थी उसका नाम राधा था। तो नीलकंठ और राधा को देखकर बहुत जलती थी। मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा था। तो उन दोनों को जब भी वो साथ में देखती थी तो बहुत गुस्सा आता था, और वो राधा को जाकर चोंच से प्रहार करती थी, राधा को दूर हटा देती थी नीलकंठ से, और वह स्वयं उसके पास। और जो भी पशु-पक्षी उसके पास आके बैठता था नीलकंठ के पास, तो कुब्जा को बहुत गुस्सा आता था और वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देती थी। इस प्रकार से एक दिन मोरनी ने, यानी राधा ने 2 अंडे दिए, तो वह अपने अंडों की रक्षा उस कुब्जा से करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कुब्जा मेरे अंडों को नुकसान पहुँचाएगी। तो वो रात-रात भर पूरे-पूरे दिन अपने पंखों के नीचे दोनों अंडों को छुपाकर रहती थी। लेकिन एक दिन कुब्जा को बहुत गुस्सा आया, चोंचों से बहुत प्रहार किया, तो मोरनी जो राधा थी उसे चोंचों से प्रहार करके उसे वहाँ से हटा दिया, और अपने ठूँठ वाले पैर, जो पैर टूटा हुआ था, उस पैर से उन दोनों अंडों को उसने फोड़ दिया। इस प्रकार से वह मोर नीलकंठ को भी बहुत परेशान करती थी, उसे चोंचों से बहुत प्रहार करती थी, क्योंकि वो उससे स्नेह करने लगी थी। वह चाहती थी कि मेरे नीलकंठ के पास कोई नहीं आए। इस प्रकार से सभी पक्षी उससे दूर रहने लगे। नीलकंठ को राधा मोरनी से दूर होना अच्छा नहीं लगता था। वह राधा से विरह सहन नहीं कर पाया, और इस तरह से वो दुखी होने लगा, बहुत घायल होने लगा, कमज़ोर भी हो गया। लेखिका बताती है कि मैं उसे दाना देती थी मेरे हाथ में, लेकिन वो बहुत धीरे-धीरे खाता था, पहले की भाँति वो जल्दी-जल्दी दाना नहीं चुगता था। और इस प्रकार से एक दिन सवेरे जब लेखिका ने उठकर देखा, तो वो वैसे ही, जैसे दिन भर में वह पंखों को फैलाकर बैठा था, वैसे ही वो अपने पंखों को पूरी तरह से ज़मीन पर फैलाकर लेटा हुआ था। लेखिका ने उसको जाकर देखा, हिलाया, तो बिल्कुल निश्चेष्ट सा हुआ हुआ था, अर्थात लेखिका बताती कि आज उसका अंत हो गया था। मोर मर चुका था, नीलकंठ नाम का मोर मर चुका था, और लेखिका बताती है कि जब मोर मर गया तो वह गंगा के तट पर उसे ले जाती है और गंगा में ही उसे प्रवाहित कर देती है। अब राधा जो थी, मोरनी जो थी, उसे हर दिन उसकी प्रतीक्षा रहती थी, क्योंकि कई बार जो नीलकंठ था वो भाग चुका था और वापस आ जाता था। तो मोरनी जो राधा थी, उसे ये विश्वास था कि वो जितनी बार यहाँ से भाग गया था उतनी बार ही वो भाग-भाग कर वापस आया था। तो आज भी उसे इस बात की प्रतीक्षा थी कि मेरा मोर नीलकंठ जो है वो वापस आएगा, और कुब्जा भी उसे ढूँढने के लिए कई बार इधर-उधर पेड़-पौधों पर चढ़ती थी, लेकिन उसे नीलकंठ कभी नहीं मिला। एक दिन कुब्जा ने जिस तरह से राधा और नीलकंठ को कष्ट पहुँचाया था, उसी तरह से कुब्जा एक दिन पेड़ से नीचे उतर रही थी, तो एक अल्सेशियन कुत्ती, यानी उस कुत्ती का नाम, जो कुतिया थी उसका नाम कजली था, वह उसके सामने आ गई। कुब्जा उसके सामने आ गई। तो जैसे ही उस कुतिया ने उस कुब्जा पर वार किया, तो कुतिया के 2 जो दाँत थे उस कुब्जा पर लग गए, और कुब्जा भी घायल हो गई, कुब्जा भी मर जाती है। इस प्रकार आज भी कुब्जा भी अपने किए अनुसार, अपने बुरे कर्मों का फल उसे मिल जाता है, वह भी मर जाती है। लेकिन आज भी राधा को नीलकंठ की बहुत याद आती है, वह आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा देख रही है। बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। धन्यवाद।